गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं गायत्री कॉलेज सांचौर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने कल पढ़ा था बीए सेकेंड ईयर में आदिकाल का नामकरण और सीमांकन अपन पढ़ा था। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन काव्य की क्या विशेषताएं थी, वीरगाथा काल की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पाया कि आदिकाल जो है काल की अविच्छिन्न धारा के समान साहित्य परंपरा और प्रवृत्तियों जो निरंतर गतिशील रहा करती हैं, प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ जो है वह विकास करता है और ह्रास की प्रक्रिया से वह अनिवार्य रूप से संबंध रखता है। जैसे हिंदी साहित्य में रासो तथा वीरगाथात्मक रचनाएं भक्ति की विविध धाराओं से संबद्ध नाना कृतियाँ रीतिपरक रचनाएं नीति तथा सूक्तिमय उक्तियाँ और आधुनिक हिंदी साहित्य की विविधमुखी प्रवृत्तियाँ आदि किसी विशिष्ट काल में उद्बुद्ध होकर काल के कराल गर्त में सर्वथा निशेष नहीं हो गई। काल क्रमानुसार उनकी वृद्धि हुई और क्षीणता की क्रिया सतत बनी रही। हम आज आदिकालीन रचनाओं के आधार पर इस युग यानी आदिकालीन के साहित्य में किस प्रकार की कैसी प्रवृत्तियां रही, उसी का आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने विशेषता इसकी लिखी है और कहा है कि ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता है। कैसे काव्यों की प्रधानता है? ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता है। ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता के अंतर्गत हमने पाया कि ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर इस युग में चरित्र काव्य लिखने का चलन हो गया था। जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि ये रचनाएं जो हैं वह ऐतिहासिक पुरुषों के व्यक्तित्व को, चरित्र को देखकर लिखे गए हैं। इतना कुछ होते हुए भी
इनमें प्रामाणिकता का अभाव है। ये हमारी थी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है जो हमारी आती हैं वह लौकिक रस की रचनाएं, यानी इस युग में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई। लौकिक रस की रचनाओं के अंतर्गत हम पाते हैं कि इस युग में लौकिक रस से सजी संवरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो संदेश रासक, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता आदि, जिसमें हम लौकिक रस की प्रधानता पाते हैं। तीसरी विशेषता जो है वह हमारी आती हैं रुक्ष और उपदेशात्मक साहित्य। ये आदिकालीन साहित्य जो हैं हमें रुक्ष सा लगता है, रूखा सा लगता है, और संपूर्ण साहित्य जो हैं वह हमें उपदेश देता हुआ सा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता है। इनके साहित्य में रुक्षता है, हठ योग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति इनमें अधिक रही है। और अपन देखते हैं दैनिक जीवन में भी जो उपदेशात्मक चीज़ होती हैं वह ज़्यादा उबाने वाली होती हैं, ज़्यादा रुक्षता लिए हुए होती हैं। चौथी विशेषता इस काल की है या इस काव्य की है वह यह है उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। कैसा है? साहित्य उच्च कोटि का है। इसमें बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य के दर्शन होते हैं। जैसे हम ऐसे साहित्यों की गिनती करें तो परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, पौंचर्य आदि रचनाएं जो हमें उच्च कोटि का धार्मिक संदेश देते हैं, धार्मिक सिद्धांत देते हैं और हमारे चरित्र में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। पांचवी विशेषता थी हमारी फुटकर साहित्य। फुटकर साहित्य से तात्पर्य यह है कि ऐसी रचनाएं जो किसी के सानिध्य में रहकर नहीं लिखी गई हो और स्वतंत्र रूप से पद लिखे गए हो। तो ऐसे जो साहित्य हैं वो लिखने वाले हमारे अमीर खुसरो का नाम आता है, जिसमें अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने जैसी फुटकर विविध रचनाएं भी इस काल में रची जा रही थी और जनमानस में ये रचनाएं अधिक प्रसिद्ध भी हुई, लोकप्रिय भी हुई। छठी विशेषता है युद्धों का यथार्थ चित्रण। कैसा चित्रण?
यथार्थ चाक्षुष वर्णन इन काव्यों में किया गया है। वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण हुआ है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली ओजपूर्ण पदावली और शस्त्रों की झनकार सुना देती हैं। यानी इस समय जो काव्य रचना करने वाले कवि थे, उन्होंने स्वयं ने युद्धों में भाग लिया था और आँखों से देखा था, और जब देखी हुई चीज़ का उन्होंने वर्णन किया तो फिर उसमें सजीवता और जीवंतता तो आनी ही थी। अब इसके आगे की विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। अब देखिए, इस काल के जो कवि थे वह राजाओं के आश्रय में रहते थे, और आश्रय में रहने के कारण उनकी प्रशंसा और उनकी स्तुति करना स्वाभाविक है। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इन कवियों ने उनके द्वारा किए गए युद्धों और उन राज परिवारों के जो विवाह समारोह हुए हैं उनका इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है, जैसे स्वयंवर वगैरह। लेकिन एक चीज का इस काव्य में सर्वथा अभाव रहा है, वह है राष्ट्रीयता का। यदि कहीं कहीं इस काव्य में राष्ट्रीयता आ भी गई है तो वह बहुत ही संकुचित राष्ट्रीयता है। हमारी 8वीं जो इस काव्य की विशेषता है, पारंपरिक वैमनस्य का काव्य। ये काव्य कैसा है? पारंपरिक, परंपरा से चला आ रहा वैमनस्य है और उसी को आगे बढ़ाते गए। पारंपरिक वैमनस्य का प्रमुख कारण स्त्रियां थी। उनके विवाह एवं प्रेम प्रसंगों की कल्पना तथा विलास प्रदर्शन में श्रृंगार का श्रेष्ठ वर्णन और उन्हें वीर रस के आलंबन रूप में ग्रहण करना इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। स्पष्टतः वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत संबंध जो है वह इस काव्य में हमें मिलता है। अगली देखिए विशेषता है चरित्र नायकों की वीर गाथाएं। यानी इस युग के जो नायक थे
उनके चरित्र को लेकर के वीर रस में गाथाएं कही गई हैं। और जब इस प्रकार की आश्रयदाता के सानिध्य में रहकर जब उनकी वीरताओं का बखान किया गया तो वह वर्णन कैसा हो गया? अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया। और एक अतिशयोक्तिपूर्ण होते ही उस काव्य में ऐतिहासिकता नगण्य हो गई और कल्पना का आधिक्य दिखाई देने लगा। अब जो 10वीं हमारी विशेषता हैं वह प्रबंध और मुक्तक काव्य की हैं। यानी इस युग के अंदर किस प्रकार के काव्य लिखे गए। प्रबंध के रूप में महाकाव्य लिखे गए, पृथ्वीराज रासो और खंड काव्य लिखे गए, एवं मुक्तक दोनों ही प्रकार के कि प्रबंध काव्य भी लिखे गए इस युग में और मुक्तक काव्य भी लिखे गए। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, तो बीसलदेव रासो मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस युग में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। क्या रही है? रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। सभी कवियों ने रासो ग्रंथ लिखे हैं। जैसे अपन कह सकते हैं खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और परमाल रासो, ऐसे अनेक जो ग्रंथ हैं वह रासो ग्रंथ ही लिखे गए हैं। अब देखिए इसमें एक और आती हैं विशेषता कि इस काल के अधिकतर जो ग्रंथ हैं, अधिकतर जो रचनाएं हैं वह एक तो संदिग्ध हैं और दूसरी अप्रमाणिक सी लगती हैं। कि एक तो संदिग्ध लगती हैं कि ऐसा हुआ था या नहीं, या ऐसा ग्रंथ था या नहीं। दूसरा, कुछ ग्रंथ हमें मूल रूप से मिले नहीं, इसलिए वह प्रेक्षक भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उनको अप्रमाणिक माना है। फिर आगे विशेषता आती है भाषा, कि इस काव्य की भाषा क्या थी, इस चीज़ का वर्णन आता है। अब भाषा में सबसे पहले हमने लिया है राजस्थान या राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा। अब देखिए राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा का मतलब है डिंगल भाषा। वैसे डिंगल एक शैली है, दूसरी का नाम पिंगल है। डिंगल और पिंगल राजस्थानी या रासो काव्य की शैलियाँ हैं। जब राजस्थान मिश्रित अपभ्रंश डिंगल की बात आती है तब वीर गाथात्मक रासक जो ग्रंथ हैं, इस भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। दूसरी हमने इसकी विशेषता ली है मैथिली मिश्रित अपभ्रंश। और मैथिली मिश्रित अपभ्रंश भाषा का स्वरूप हमें विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता हमने ली है खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा या देसी भाषा।
इसका हमें सुंदर जो प्रयोग मिलता है, उदाहरण मिलता है, वह अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में मिलता है। फिर आता है अगला ही इसकी विशेषता, जिसमें अलंकार की बात करेंगे। इस युग में प्रायः सभी अलंकार मिलते हैं। प्रमुख रूप से इन काव्यों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग आधिक्य से किया गया है। फिर छंद के रूप में इस युग में दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, रोमा, छप्पे आदि छंदों का प्रयोग बहुतायत से मिल जाता है। इस युग में 3 रसों का निर्वाह हुआ है, और 3 रस वो कौन से हैं? वीर, श्रृंगार और शांत। वीर रस हमें चारण काव्य में मिलते हैं। श्रृंगार रस चारण काव्य तथा विद्यापति की पदावली में और कीर्तिलता में मिल जाएंगे। शांत रस जो हैं वो हमें धार्मिक साहित्य में मिलते हैं। इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अच्छा साहित्य वही है जिसमें साहित्य के इतिहास को देश के इतिहास का एक अंग रूप समझकर साहित्य की प्रवृत्तियों तथा अन्य प्रवृत्तियों के साथ संगति बिठलाई जाए, और बाह्य प्रभावों तथा अन्य प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भावों और जीवन रस का दिग्दर्शन कराया जाए। आदिकाल के साहित्य में युग के अनुरूप संगति बिठाने में पूर्णतः प्रयास किया है तथा काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। हमारा ये YouTube चैनल आपको कैसा लगा? आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।